ध्वनि, बेटा क्या तुम दिन भर फोन पर लगी रहती हो? आंखें खराब हो जाएंगी ना। पापा बस ये लास्ट लेवल। जी भैया गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे क्या हुआ? अरे भैया रोको ना, बताता हूँ। भैया चलो ना पानी पूरी खाते हैं। अरे कुछ और खाते हैं ना, ध्वनि को एसिड भी हो जाती है उससे। अरे कोई बात नहीं, एक खा लेगी तो कुछ नहीं होगा, है ना? भैया चलो ना। तुम लोग भी ना, चलो। चल चल ध्वनि आजा। आप लोग जाओ, मैं नहीं आ रही। ध्वनि चल ना। मम्मा आप खा लो। ध्वनि पक्का? हाँ पक्का। अच्छा ठीक है, मैं ना तेरे लिए पापड़ी चाट लेकर आती हूँ, वो तो खाएगी ना? हाँ पक्का। ठीक है। तो भैया अच्छा था यार, कुछ भी कहो, पानी पूरी खा के मजा तो आ गया। हाँ? बिल्कुल भैया। ये भी बहुत पसंद आएगा ध्वनि को। हाँ, ध्वनि को अच्छा लगेगा। ध्वनि, ध्वनि कहाँ गई? ध्वनि, ध्वनि, आप पूछो। भाई साहब, एक वो छोटी सी बच्ची थी गाड़ी में, देखा आपने? नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। 10 साल की ध्वनि पलक झपकते ही कहां चली गई थी? ध्वनि देसाई के माता पिता चाचा ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हार कर उन्होंने ध्वनि की मिसिंग कंप्लेंट गुजरात के शामलाजी पुलिस स्टेशन में करवाई। पुलिस ने ध्वनि को ढूंढने की मुहिम शुरू कर दी, पर ध्वनि जैसे न जाने कितने ही बच्चे हर साल गायब हो जाते हैं जिनका कुछ पता नहीं चलता। आखिर ये बच्चे कहां गुम हो जाते हैं? मासूम बच्चियों को प्रथा के नाम पर जिस्म फरोशी के लिए तैयार किया जा रहा था, और उन्हें तैयार करने के लिए वो पाप का इंजेक्शन था, हार्मोनल इंजेक्शन। वो हार्मोनल इंजेक्शंस जो गाय भैंसों से ज्यादा दूध निकालने के लिए या फिर फलों और सब्जियों को अननेचुरल तरीके से विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन इंजेक्शंस के बार बार इस्तेमाल से ये मासूम नाबालिग बच्चियां जवान लड़कियों जैसी दिखने लगती हैं, और फिर कच्ची उम्र में इन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र, छोटे छोटे सपने संजोने की उम्र, हर फिक्र को मिट्टी के खिलौनों में भुला देने की उम्र में इनका जीवन एक दर्द भरा हादसा बनकर रह जाता है। कहां थी ध्वनि? और ध्वनि के अलावा वो बाकी 2 लड़कियां कौन थी? क्या थी उनकी कहानी? रुपसी, अब तक तैयार नहीं हुई? स्कूल नहीं जाना तुझे? नको ताई, मुझे स्कूल जाने में कंटाल आता है। चुप। अरे ताई, जल्दी चल, ये ले बैग पकड़। यहाँ रहेगी तो वही लिपस्टिक पाउडर करेगी। चल। अरे आचू, रूपश्री, अगर डब्बा घेन जा। क्या कर रही? ध्यान से पढ़ लेगा। हाँ? अरे लक्ष्मी, ये क्या हो रहा है? अरे एक चिड़िया के पर गिर रहे हैं, दूसरी चिड़िया फूर हो रही है। धंधा कैसे करेगी? अरे अभी तो यात्री लोग के आने का टाइम शुरू है। तू अपना देखना। हाँ, मेरे पास ना मेरी अंजना है जो अच्छा खासा कमाती है, समझी? हाँ तो मेरे पास भी है ना, दासियों की रानी। पहले यात्री आ चुके, दिन भर पहाड़ उतर चढ़ने के बाद रात को आ रहे दासी पूजने को। सर 10 दिन हो गए, मेरी बेटी का कुछ पता लगा? आपकी बेटी को ढूंढने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसका फोटो भी सर्कुलेट किया है और सारे खबरियों को भी एक्टिव किया है। आप धीरज रखिए, जल्दी मिल जाएगी आपकी बेटी। पता नहीं किस साल में होगी, कैसी होगी मेरी ध्वनि। अरे सोच क्या रहे साहिब, बोली लगाओ। हाँ बोली लगाओ, बोली लगाओ। कितना पैसा? साहिब अभी उसका नथ नहीं उतरा है तो पूरे 50,000 लेगी। 50,000? अरे
15,000 कुछ है? हाँ, इसके लिए बहुत कम है। और क्या? और कौन कौन लगा रहा है? अरे भाऊ, हम यात्री है, सेठ जी नहीं है, कुछ समझ के बोलो। हाँ तो फिर मैं भी इंतजार करेगी। अरे कोई नसीब वाला होगा जो मेरी राजकुमारी की नत उतारेगा। हाँ इतना पैसा नहीं है हमारे पास। नहीं है ना, मैं अपनी दासी फोकट में नहीं दूंगी। अच्छा उसको छोड़ो, वो जो अंदर बैठी है ना, अरे पूछनी चाहिए तो रोकना लेके आना, वरना निकल यहाँ से। आया बड़ा नाम बोलो, चल निकल। आप ये सब देखकर हैरान हो रहे होंगे कि यहां हो क्या रहा है। ये गांव एक टूरिस्ट प्लेस है जहां सदियों से ये प्रथा चली आ रही है जिसके अनुसार सैलानी यहां घूमने आते हैं और फिर दिन ढलते ही वेश्यावृत्ति में लिप्त अमुक परिवार की लड़कियों, जिन्हें दासी कहा जाता है, विधि व्यवहार के नाम पर उनका भोग करते हैं। पुराने जमाने में श्रद्धालु दासियों को श्रद्धा पूर्वक दान दक्षिणा दिया करते थे, लेकिन फिर समय बदला और लोगों की नीयत भी, और इन समुदाय वालों ने पर्यटकों को रिझाने के लिए दासी प्रथा के नाम पर देह व्यापार और वेश्यावृत्ति का सहारा लेना शुरू कर दिया। लेकिन क्या कुप्रथा के नाम पर यहां सिर्फ इतना ही अपराध हो रहा था, या फिर इस जुर्म की जड़ें कहीं दूर तक फैली हुई थी? सबसे पहले किसने देखा? सब मैंने देखा। ये लड़की यहाँ की नहीं लगती है, मैंने सबसे पूछा लेकिन कोई इसे नहीं पहचानता। बच्ची की शक्ल से तो लग रहा है किसी अच्छे घर की है, और ये पास में बस स्टॉप भी है। कोल्हापुर की बस जाती है यहाँ से। ऐसा लगता है सिर के कातिल ने इसको मार के यहाँ फेंक दिया और बस से निकल गया। वैसे सर, इस लड़की से मिलती जुलती कोई भी मिसिंग कंप्लेंट हमारे पुलिस स्टेशन में नहीं है। हो सकता है किसी और पुलिस स्टेशन में, पता करता हूँ। इसको किसी ने इंजेक्शन दिया है। एक काम करो, बॉडी का पंचनामा करो, पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। चलिए सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, आसपास भी देखो कहीं सीसीटीवी है क्या। देखिए, आप लोगों को बार बार पुलिस स्टेशन आकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी के बारे में जो भी कुछ पता चलेगा मैं सामने से फोन करूंगा। ये देखिए सर, और यहाँ देखिए, ये बच्ची अपने आप लुढ़क गई। मतलब सर, ये बच्ची पहले से ही मर चुकी थी। जूम करो, ये फुटेज का टाइम क्या है? रात 10:30 बजे का सर। ये दूसरे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। इस फुटेज में ये लड़का इस बस में बैठता हुआ नजर आ रहा है। और ये बस कोल्हापुर जा रही है ना? राइट सर। ठीक है, एक काम करो, कोल्हापुर पुलिस से कांटेक्ट करो, ये सीसीटीवी फुटेज उनको शेयर करो। ये लड़का जल्द से जल्द अरेस्ट होना चाहिए। एक बच्ची की मौत का सवाल है। सर, कोल्हापुर से उस लड़की का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर। आसपास के इलाके में बच्ची के बारे में पूछताछ भी की है, लेकिन कोई बच्ची को नहीं जानता। एक काम करो शेर के, उसका फोटोग्राफ आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दिया। यस सर, लेकिन उस बच्ची की डिटेल से मिलती जुलती मिसिंग कंप्लेंट कहीं भी फाइल नहीं हुई है। फिर भी ये लड़की आसपास के डिस्ट्रिक्ट की होगी। एक काम करो, महाराष्ट्र पुलिस के वेबसाइट पे जाओ और मिसिंग सेक्शन में इसका प्रोफाइलिंग करो। सर ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्ची की। 10 साल की लड़की के साथ रेप हुआ? सर मैं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के साथ ही थी। उनका कहना है कि बच्ची के साथ एक बार नहीं कई बार रेप हुआ है और इंटरव्यू में हुआ है। और ये क्या है? जानवरों को दिए जाने वाले इंजेक्शन उसको दिए गए। Yes, sir. और इतना ही नहीं, मौत की वजह रेप का ट्रॉमा, ब्लड लॉस और इंजेक्शन का ओवरडोज है। सर रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि उसकी मौत रात 9:30 से 12:30 बजे के बीच में हुई और बच्ची की बॉडी हमें नेक्स्ट डे मिली। मतलब उस लड़के ने उस बच्ची को जब दुकान के पीछे छोड़ा। लेकिन शिरके, जानवरों वाला हार्मोनल इंजेक्शन इस लड़के को किसने और क्यों दिया होगा? सर मुझे लगता है कि मामला दासी प्रथा वाली बस्ती से कनेक्टेड है। दासी प्रथा वाली बस्ती? सर एक्चुअली ये लोग अपनी नाबालिग बच्चियों को ये हार्मोन्स का इंजेक्शन देकर उन्हें बड़ा करके उनसे देह व्यापार करवाते हैं। और ये सरेआम चल रहा है, हम लोगों को पता है, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। सर पुलिस ने कई बार एक्शन लेने की कोशिश की,
हम लोगों ने भी बहुत बार ट्राई किया, लेकिन हर बार ऊपर से प्रेशर आ जाता है। प्रथा का मामला है सर। प्रेशर का नतीजा क्या निकला? सामने है, एक 10 साल की लड़की के साथ रेप होता है, उसकी मौत होती है, वो भी हमारे पुलिस स्टेशन के एरिया में। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? हम। एक काम करो, उस बस्ती का सर्च वारंट निकालो और जिसके भी घर में सिरिंज मिले वही इस लड़की का कातिल है। सर कौन कौन से घर है? सर इस गली में 2 घर हैं और घर के बाहर गुड़िया लटकी हुई है। निशानी है उस घर में देह व्यापार की, और एक घर पिछले वाली गली में। ये देखिए, एक तो ये है और एक ये खड़े भी हैं लोग। ये दोनों घर तपासा। चलो क्या है? क्या नाटक है? ओ साहब, पुलिस में नया है क्या? वर्दी वाले इधर नहीं आ सकते, निकलो इधर से सब के सब। देखो सर्च वारंट है हमारे पास। वारंट क्या होता है हमको नहीं मालूम, चलो निकलो। हमको सब कुछ पता है यहाँ क्या चलता है। दकियानुसी प्रथा के आड़ में तुम लोग देह व्यापार करते हो ना यहाँ। चलो बड़ा दूसरा। बाहर की महिला हमारे घर में नहीं आ सकती, हमारी कुल देवी रोस्ट हो जाएगी। निकलो। क्या दिमाग को साटे यार? छूना नहीं। लगाने का बोला ना। अरे सच भी चलो बाजो, हमारी बस्ती में घुसने की हिम्मत कैसे की तुम लोगों ने? ये क्या नाटक है? हाँ, ये नाटक वाटक कुछ नहीं बोलने का, सीधा निकल चलने का। चलो निकलो। हमारे पास सर्च वारंट है, हमको सर्च करने दो। ये क्या होता है रे? तुम लोग को मालूम है क्या बोल रहे हैं? हमको ऐसा कुछ भी मालूम नहीं, निकलने का। चलो हमको जाने दो अंदर, तलाशी लेने दो। साहब एक बार नहीं बोला ना, समझता नहीं है। देखो अगर तुम लोग नहीं गया ना तो मैं रॉकेट डाल के जला के लेगी। हाँ कोई नाटक मत करो। ये अरे क्या कर? निकलो। अरे उसको रोको। अरे साहब आप लोग जाओ ना। अरे क्यों रुका है? ये ले अम्मा, मचीज ले, जला डाल, खुद को जला डाल। अरे समझो उनको। जब चलते हैं यहाँ से, मामला बिगड़ जाएगा, बाद में देख लेंगे। ऐसे समुदाय किसी आपराधिक ग्रुप से कम नहीं होते। इन्हें पता होता है कि पुलिस ऑफिसर जब ड्यूटी पर होता है, वर्दी में होता है, तो उस पर कई किस्म की बंदिशें होती हैं, जिसका ये लोग भरपूर फायदा उठाते हैं। लेकिन पुलिस के पास भी ऐसे लोगों से निपटने के अपने तरीके होते हैं, और जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो पुलिस कई बार अनऑफिशियल तरीके भी अपनाती है, वो भी बिना वर्दी के। और तब बड़े से बड़ा बदमाश भी ये समझ जाता है कि अब उसकी खैर नहीं। और वो बस्ती वाले भी जानते थे कि पुलिस वर्दी उतार कर जब आती है तो वो किसी की नहीं होती। इस बच्चे को देखा है? नहीं साहब, ये अपने इधर की नहीं है। और इसे? नहीं साहब। जानते भी तो तुम नहीं बताते, तुमसे यही उम्मीद थी। इन तीनों लड़कियों को भी तुम इंजेक्शन देते हो ना? अरे क्या साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये हमारी बेटियां, हम अपनी बेटियों को कोई इंजेक्शन नहीं देते हैं। तो तुम्हारी बेटी है? हमारी बेटियां हैं। इनका रंग रूप तो अलग है तुम्हारे से। अरे साहब, इनके बाप लोग किधर किधर के यात्री रहते हैं, हमें कैसे मालूम? तुम दिन गिनना शुरू कर दो, कि तुम्हारी कुप्रथा बंद करके रहूंगा। चलो शिरके, अपने खबरियों को बोलो, पता करो कि वो लड़की और वो आदमी, उनका इन परिवारों से क्या कनेक्शन है। पुलिस के लिए इस लड़की की पहचान बेहद जरूरी थी, और सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये लड़की श्यामल जी गुजरात से कुंदवाड़ महाराष्ट्र तक कैसे पहुंची, और इस मासूम बच्ची का कातिल कौन था। अब क्या है? तो तुम अनंत को नहीं जानती? नहीं झूठ बोलने से पहले एक बार दोबारा सोच लो। साहब, झूठ नहीं बोलते तो क्या करते साहब? इतने सब लोगों के सामने हम कैसा बताते? वो जो लड़का है ना आनंद, वो हमारी बेटी के लिए यात्री लाता था और हमारी बेटी को लेके ही भाग गया। लड़का हत्यारा है, रेपिस्ट है। अगर भैया, हमारी बेटी का कैसा होगा अभी? अरे देवा, कहाँ रहता है? कुछ तो ठिकाना पता होगा ना उसका? नहीं ना साहब
अब ऐसे लोगों का कोई ठिकाना होता है क्या? इस बच्ची का फोटो देखो। नहीं साहब, ये बच्ची को तो हमने कभी भी नहीं देखा और ना आनंद के साथ देखा। हम तो वैसे ही परेशान है अपनी बेटी के लिए। अगर रडून काय उपयोग होणार आहे का? हाँ होणार आहे। सेना को भी दिखा नहीं, मुझे क्या मिलेगा? हाँ मात्रे, ठीक है, मैं कांस्टेबल भेज रहा हूं, आप उसे हैंडओवर कर दीजिए। ओके, मैं चेक कर लेता हूं। सर, कोल्हापुर में अनंत का पता चल गया है और उसके साथ एक लड़की भी है। सर, ये लड़की हेमा की बेटी है। बोल अब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जो धोनी को दुकान के पीछे छोड़ा था। झूठ बोल रहा। मैं बोलता तूने क्या किया? तूने धोनी को इंजेक्शन दिया, उसके साथ रेप किया, फिर वो मर गई, उसको दुकान के पीछे छोड़ के भागा तू, है ना? नहीं साहब, मैंने बच्चे का रेप नहीं किया साहब, और ना ही मैंने उसे इंजेक्शन दिया साहब। बच्चे उनके घर पे रहते थे साहब। तो तूने धोनी को उठाया क्यों? उठाया नहीं था मैंने, वो दीपाली लाई थी मेरे पास साहब। हम लोग तो उल्टा उसे युवराज और हेमा से बचा रहे थे। बोली कि माँ के पास जाने का है। कहाँ ढूंढे इसके माँ बाप को? अनंत किसी बड़े मंदिर में या अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं ना। अनंत अगर वहां रहेगी ना, उसे या तो मेरे जैसा बना देंगे या किसी को बेच देंगे। ठीक है, लेकिन सुन, तेरा इधर ज्यादा टाइम रुकना ठीक नहीं है। तो एक काम कर ले, कोल्हापुर के लिए निकल जा, और जो मैंने एड्रेस दिया था ना उधर ही रुकना, ठीक है? ठीक है। अब बच्चे की तबीयत खराब होने लगी थी और ज्यादा टाइम तक बाहर छुपना मेरे लिए मुश्किल था। अच्छी कहानी सुना रही है तू। ये क्यों नहीं बोलती बच्ची को बेचने के लिए उसे घर से उठाया था तूने? साहब, मैं तो बस दीपाली के साथ भाग जाना चाहता था। मुझे क्या पता दीपाली ने बच्चे को बेचने का प्लान बनाया होगा। तो नहीं 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 नहीं, मेरा ध्वनि को बेचने का कोई प्लान नहीं था। वो ना जरूर उस अनंत का होगा, तभी उसने मुझे पहले कोल्हापुर भेज दिया। मैंने ना ही बच्चे को बेचने की कोशिश की, ना ही उसे इंजेक्शन दिया और ना ही उसका रेप किया साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अब वो दीपाली का क्या है वो मैं नहीं जानता साहब। दीपाली को बुलाओ। क्या बोला तुमने? हाँ? क्या बोला कि मैंने ध्वनि को भगाया क्योंकि मुझे उसे बेचना था? तूने क्या किया? तूने इसका रेप करके इसके मार दिया। ये मैंने कुछ नहीं किया। इसके माँ बाप को बुलाओ, हेमा और युवराज को। सब सच्चाई का पता चल जाएगा। वो मेरे माँ बाप नहीं है। मतलब? उन्होंने मुझे 10 साल की उम्र में खरीदा था, जैसे ध्वनि को खरीदा। वो सिर्फ दुनिया के सामने मेरे माँ बाप होने का नाटक करते हैं। किससे खरीदा था? साहब, ये तो हेमा और युवराज जी आपको बता सकते हैं। साहब माफ कीजिए साहब, हमने झूठ बोला आपसे। वो क्या है ना, यात्रियों के टाइम पे अगर देवदासियों के घर से बलात्कार या मौत हो गई, ये बात अच्छी नहीं है, फिर हमारे धंधे पे उसका असर पड़ता है साहब। धोनी को कहां से लाया था? तब हमने गोद लिया था ना उसको, हमारे पास कागज है। हाँ, उसको वेश्यावृत्ति में उतारने के लिए इंजेक्शन दे रहा था ना तू? नहीं साहब, कौन बोला? क्या क्या सबूत क्या आपके पास? हमने इंजेक्शन दिया है करके। मैं झूठ नहीं बोला, खरं सांगतो साहब। चाहिए तो आप हेमा को पूछो ना साहब। हाँ साहब, जब ये उस पोरगी को लेके आए ना घर पे, मैं तो बहुत खुश थी। तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे करें हम? साहब, देवी माता की कसम खा के बोलती है मैं। तो धोनी को उठाया था या गोद लिया था? उठाया? नहीं साहब, हमने तो उसको गोद लिया था। हाँ साहब। किससे? वो बताओ, मैं तो लड़की की किडनैपिंग के चार्ज में अंदर कर दूंगा। बताओ साहब, उसके बाप से। सर, ये मनसुख पटेल है। 7 स्टेट्स की पुलिस इसे ढूंढ रही है। सर, पेशे से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इन्हीं सब चीजों में इन्वॉल्व है। मतलब ये सिर्फ कैरियर है, असली माँ बाप कोई और है? हो सकता है सर, किसी ने मनसुख पटेल को बच्ची बेची हो और मनसुख पटेल ने इन्हें बेच दी। मतलब ये समाज लड़कियों को खरीदता है, लेकिन पुलिस की डर की वजह से एडॉप्शन का नाटक करता है। राइट सर।
आजकल ये फैशन हो गया है वेश्यावृत्ति का, और वैसे भी इन लोगों की प्रथा के हिसाब से ये लोग सिर्फ अपनी बच्चियों से वेश्यावृत्ति करवाते हैं। शिरके, देखो तो इस प्रथा के आड़ में जो जुर्म हो रहे हैं उसकी जड़ें कहां तक फैली हुई है। ये मनसुख पटेल हमें लड़कियों के असली माँ बाप तक पहुंचा सकता है। एक काम करो, स्टेट पुलिस को कांटेक्ट करो और अपने खबरों को एक्टिवेट कर दो। ये मनसुख पटेल जहां भी होगा ना, उसको उठाओ। सर ये ध्वनि देसाई नाम से तो गुजराती लगती है, और मुंबई में बहुत सारे गुजराती रहते हैं। मैं काम करता हूँ, मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करता हूँ। गुजरात पुलिस को भी करो। जी सर, इस दीपाली और आनंद का क्या करना है? जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता उनको क्लीन चिट नहीं दे सकते हम। हेलो, मैं सब इंस्पेक्टर देवन पटेल शामाजी पुलिस स्टेशन गुजरात से बोल रहा हूँ। आपने जिस बच्ची की फोटो शेयर की थी उसकी मिसिंग कंप्लेंट हमारे पुलिस स्टेशन में पिछले 15 दिन पहले उसके माँ बाप और उसके चाचा ने दर्ज करवाई थी। ठीक है, आप कुरुंदवार आके बच्ची की बॉडी कलेक्ट कर लीजिए। ओके। हम अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि धोनी की किडनैपिंग किसने की। जब धोनी की किडनैपिंग हुई उस वक्त उसके साथ कौन कौन था? सर यही 3 लोग थे, उसके माँ बाप और उसका चाचा। किसी को कुछ पता नहीं चला, कोई शोर नहीं हुआ। सीसीटीवी में कुछ मिला? नहीं सर, वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और जो है वो चालू नहीं। किडनैपिंग के वक्त कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, इसका मतलब धोनी किसी जान पहचान वाले के साथ ही निकली है। या फिर उनका ध्यान खाने पीने में लगा होगा और किसी बाहर वाले ने किडनैप कर लिया हो। भैया चलो ना, पानी पूरी खाते हैं। तुम लोग भी ना, चलो। चल चल धोनी आजा। आप लोग जाओ, मैं नहीं आ रही। ध्वनि, ध्वनि कहाँ गई? जिसने भी ध्वनि को किडनैप किया वो जरूर जानता होगा कि ध्वनि मनसुख पटेल तक कैसे पहुंची। हमने लोकल किडनैपर्स को भी राउंड अप किया है, लेकिन वहां से कोई लीड नहीं मिली। धोनी मनसुख पटेल के हाथ बेची गई इस बात की खबर तो मिली थी, लेकिन मनसुख पटेल फरार हो गया। ये धोनी की फैमिली में और कितने लोग हैं? गुजराती लोगों की फैमिली बड़ी होती है। तो धोनी के घर वालों पर और रिश्तेदारों पर नजर रखो, क्योंकि ये काम किसी अंदर वाले का ही हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात और, कि पराग देसिया सोनल का सेकंड हस्बैंड है और धोनी का सौतेला बाप। क्या वाकई पराग ने एक अच्छे पिता बनने का दिखावा किया और बेटी को बेच दिया? उन्हें अपनी बच्ची का मृत शरीर तो मिल गया, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि गुजरात के शामला जी में ध्वनि की किडनैपिंग किसने की और वो तस्कर मनसुख पटेल तक कैसे पहुंची। महाराष्ट्र पुलिस बहुत जोर शोर से मनसुख पटेल की तलाश में लग चुकी थी। इन मासूमों को दलदल में धकेलने की सजा उसे जरूर मिलनी थी, लेकिन कुरुंदवाड़ में कुप्रथा के नाम पर जिस्म फरोशी के कारोबार में कोई रुकावट नहीं आई। और फिर अचानक इस समुदाय के इर्द गिर्द एक ऐसी घटना घटी कि पुलिस सख्ते में आ गई और यह केस ब्लैक हेडलाइंस बनकर सुर्खियों में छा गया। क्या चल रहा है? सब इन लोगों ने मेरी बेटी को मार डाला साहब। किसने मारा? ये लक्ष्मी साहब, आइए हेमा, आइए, यही हमरा। अब ये पागल हो गई, मैं क्यों मारेगी तेरी बेटी को? हम भाई को मारेगी तेरी लड़की को? अरे देखना कैसे बोल रही है वो। साहब हमने नहीं मारा उनको। हाँ सब सच्ची बोलता है। सर में लेके चलो, लेके चलो पीछे चलो। तो छोड़ेगी नहीं हेमा, लक्ष्मी में मार डालेगी। सर इसकी हालत देखकर तो लग रहा है कि किसी पत्थर से इसके सर पर वार किया गया। तो देख रहे तब तक ऊपर खून और बीच में से कुछ गायब है। सर हो सकता है कि पत्थर कहीं आसपास ही फेंका हो। ढूंढने की कोशिश करते हैं। बॉडी का पंचनामा करो, पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। इन सबसे अलग अलग पूछताछ करते हैं। ठीक है साहब। साहब ये लक्ष्मी और ये हेमा, ये मेरी बेटी को खरीदना चाहती थी साहब, पर मैं बेचना नहीं चाहती थी साहब, बिल्कुल बेचना नहीं चाहती थी। इन दोनों के मन में खोट आ गया और मार दिया मेरी बेटी को। साहब हम काहे को मारेंगे रूपश्री को? हाँ? हमने तो सारिका को 1.5 लाख रुपया दिया था रूपश्री को खरीदने के वास्ते। सारिका ने खुद ही मारा है उसको और अभी नाटक कर रहे लिए। आओ बोले ना। मैं तो क्या हमारे पे पुकार का इल्जाम क्यों लेता है? मेरे को सच्ची लगता है
हेमा ने खून किया होगा, अभी वो अपने 1.5 लाख रुपए मांगेगी और फिर नवी लड़की लाएगी, सारा टेंशन ही खत्म। गुनहगार तो सब है, इनसे तो बाद में निपट लेंगे। सबसे पहले ये पता करो कि रूपश्री का मर्डर किसने और क्यों किया, और ध्वनि के मर्डर से उसका कुछ कनेक्शन है क्या? सर मैं सभी स्टेट की पुलिस के टच में हूँ, अभी तक इस मनसुख का कुछ पता नहीं चला। सर एक बार इस मनसुख पटेल का पता चल जाए तो ध्वनि की किडनैपिंग, मर्डर और रेप ये केस आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये अर्चना रूपश्री से बड़ी थी, तो फिर अर्चना को खरीदने की बात किसी ने क्यों नहीं की? रूपश्री से जैसा देह व्यापार करवाते थे वैसा अर्चना से क्यों नहीं करवाया? सोचने वाली बात है सर। एक काम करो, रूपश्री का पोस्टमार्टम जिस डॉक्टर ने किया उससे बोलो उसकी एज भी आइडेंटिफाई करें, और ये जो दो परिवार है इनमें की लड़कियों से बातचीत करो, शायद रूपश्री मर्डर के बारे में कुछ जानते होंगे। राइट सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और तीनों लड़कियों को मेडिकल के ले जाओ। ठीक है सर। प्रेग्नेंट, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात यह है कि ध्वनि आपकी पहली शादी से बेटी थी और अभी आपका अपना बच्चा होने वाला है। हो सकता है कि आपके हस्बैंड की सोच में कोई बदलाव आ गया हो, या आप उन्हें ध्वनि एक प्रॉब्लम सी नजर आने लगी हो। साहब अगर मुझे ध्वनि से कोई प्रॉब्लम होती तो शादी से पहले होती, लेकिन मैंने तो शादी के बाद भी ध्वनि को अपनी दिक्री के रूप में स्वीकार किया साहब। और हर रिश्ता खून का नहीं होता है, कुछ मन का भी होता है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सरेआम ध्वनि गायब हो गई आप तीनों के सामने और आप तीनों को कुछ खबर नहीं हुई? मुझे तो लगता है कि आप दोनों भी इस किडनैपिंग में शामिल हैं। एनफ इंस्पेक्टर, आप इंक्वायरी के नाम पर कुछ भी नहीं बोल सकते। आपको चाहे जितना भी बुरा लगे, लेकिन जब तक मैं सच नहीं ढूंढ लूंगा आपको बार बार पुलिस स्टेशन बुलाता रहूंगा। सर बार बार पूछने से मेरा बयान नहीं बदलेगा। मैंने ना ही भैया और ना ही भाभी की हेल्प की है। सर मैं दोनों के साथ पानी पूरी खा रहा था। मैं कैसे ध्वनि का किडनैप करूंगा या करवाऊंगा? सर रूपश्री की पीएम रिपोर्ट। ऑक्सीडॉक्सिन, और इसकी उम्र भी ध्वनि की तरह 10 साल की थी। चिड़के, ये लोग तो बिंदास इंजेक्शन का इस्तेमाल छोटे बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, हाँ? और उनके शरीर का और दिमाग का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। सर लेकिन एक अच्छी बात है, रूपश्री के साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई है। तो मर्डर की वजह भी ये हो सकती है, क्योंकि उसको भी वो मार्केट में उतारने वाले थे। सर ये रही अर्चना, अंजना और सोना की मेडिकल रिपोर्ट्स। यस सर, अर्चना की उम्र 15 साल है, जबकि अंजना की उम्र 26 साल है। वो डीएनए टेस्ट का क्या हुआ, करवाया? यस सर, डॉक्टर ने अर्चना, रूपश्री और साथ में सोना और अंजना का डीएनए टेस्ट किया है। ये देखो मेडिकल रिपोर्ट। तुम लोग बिंदास हार्मोनल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते थे ना? ध्वनि, रूपश्री और अब सोना, इन सबके बॉडी में हार्मोनल इंजेक्शन के सिम्टम्स मिले। ये तीनों नाबालिग लड़कियां थी। ध्वनि 10 साल की, रूपश्री 10 साल की और सोना 9 साल की है। इंजेक्शन देते थे ना? हाँ? हमने इंजेक्शन दिया। अरे नहीं देते तो हमारी रोजी रोटी का क्या होता? और ये प्रथा है हमारी, कुलदेवी रूठ जाती जो नहीं करते। कुलदेवी तुम्हारे कान में आके बोलती थी क्या? दूसरों के बच्चों का इस्तेमाल करो, अपने बच्चों को बचा के रखो। साहब ये क्या कह रहे हैं आप साहब? जो सुन रही हो, देखो झूठ बोलने से कुछ फायदा नहीं अभी, समझी? मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है। रूपश्री तुम्हारी बच्ची नहीं थी। अंजना और सोना ये दोनों बहनें नहीं थी। अर्चना तुम्हारी बच्ची थी और उसको तुमने वेश्यावृत्ति में नहीं डाला। हाँ साहब, सब क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी तरह इस नजर में रहे। मैं उसकी शादी कराना चाहती थी और चाहती थी कि वो दूसरे गांव में चली जाए, इसलिए दूर रखा उसको इस सब चीजों से। और रूपश्री को मार दिया? नहीं साहब, मैंने रूपश्री को नहीं मारा साहब। वो मेरी बच्ची थी साहब। अर्चू और रूपश्री को बराबर प्यार देती थी साहब। ये हेमा और ये लक्ष्मी, ये दोनों जलती थी साहब मेरी बच्ची से। चुप हो गया तेरा गाना चालू वापस से। और कुलदेवी ना मेरे को जला डाले जो मैंने तेरी बेटी को मारा है। तो चुप बैठ। क्या सच है क्या झूठ है सब पता चल जाएगा, समझा ना? तुम सब गुनहगार हो।
बच्चों की खरीदारी, उनको हार्मोनल इंजेक्शन देना और उनसे वेश्यावृत्ति करवाना, ये सब चार्ज लगेगी तुम पे। रॉकेल का डिब्बा लाके दो, चलाओगी अभी? कल लेके जाओ इनको सब। आखिरकार पुलिस ने प्रथा की आड़ में जिस्म फरोशी करने वाले इस समुदाय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस के पास अब भी कई लक्ष्य थे। वो कौन थी, कहां से आई थी, उन्हें उनके परिवार तक पहुंचाना, और दूसरा इन हार्मोनल इंजेक्शंस को बंद करवाना, जिससे प्रथा के नाम पर यह बाल वेश्यावृत्ति खत्म की जा सके। पुलिस ने समुदाय के सभी घरों में रेड डालकर इंजेक्शंस बरामद किए, और इसी रेड के दौरान उन्हें खून लगा एक पत्थर मिला। सर, अंदर ये पत्थर मिला है, खून लगा हुआ है सर इसमें। शिरके, फॉरेंसिक को भेजो इसको, और आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट वेरीफाई करके देखो। सर, पत्थर पे जो ब्लड मिला था वो रूपश्री के ब्लड से मैच करता है। ये रही उसकी रिपोर्ट। पत्थर पे किसी के फिंगरप्रिंट मिले? हाँ सर, यहाँ मेंशन है। हाँ, मैंने रूपश्री को मारा। क्यों? सागर के साथ प्रैक्टिस के लिए सुलाया। मैंने तभी सोच लिया, अगर रूपश्री नहीं बिकती तो मेरा कुछ बुरा नहीं होता। रूपश्री ने मेरी जिंदगी खराब की, मैंने उसे मार दिया। रूपश्री, कल तू जा रही है ना, तो तुझे एक गिफ्ट देना है। गिफ्ट? हाँ। ताई बताओ ना, गिफ्ट कहाँ है? और वो पत्थर हमारे हाथ लग गया। देखो बेटा, अपराध तो तुमने किया है और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, वैसे ये सिस्टम भी जिम्मेदार है। अगर तुम्हारे समाज में ये कुप्रथा नहीं होती तो आज शायद तुम कातिल नहीं होती। इस केस से चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एक बड़े नेक्सस का पर्दाफाश हुआ। प्रोस्टिट्यूशन ना के बराबर हो गया और उसे भी पुलिस पूरी तरह से खत्म करने के लिए तटस्थ है। बस कुछ एक विडंबना रह गई। हेलो। हाँ सुनील जी, सारे पर्सनल एंगल खंगाल लिए हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरे पास एक खबर है, ये मनसुख पटेल का पता चल चुका है और मेरा पीएसआई उसको कोर्ट लेके आ रहा है। तब तक तुम एक काम करो, जिसने भी बच्ची को बेचा होगा उसको मनसुख पटेल ने पैसे दिए होंगे। बच्ची की फैमिली और फ्रेंड्स, उनके बैंक स्टेटमेंट चेक करो। अगर किसी के अकाउंट में मेजर ट्रांजैक्शन हुआ है या कोई मूवमेंट हुई है तो जरूर उसी में कुछ गड़बड़ की होगी। ओके। फोटो दिखा इसको। देख, जानता है इस बच्ची को? हाँ साहब, ये वही लड़की है जिसको मैंने युवराज को 1 लाख रुपए में नकली स्टाम्प पेपर बनाकर बेचा था। रेप किया था तूने इसके साथ? सच बता दे, 31 केस है तेरे ऊपर, 31 केस। ये केस में तो छूटने वाला नहीं, तू फांसी हो जाएगी तेरे को। अच्छा काम करके मार, मालूम है? गलती हो गया था मुझसे। ध्वनि बहुत सुंदर थी। बच्ची तुम्हारे पास आई कहां से? साहब, कोई 50,000 में बेच गया था मेरे को। किससे खरीदा था? नहीं मालूम साहब, मेरी जान पहचान का नहीं था साहब। मालूम नहीं? नहीं मालूम। बोलता था। आया ध्यान में आया? बच्ची का मामा गौरव। हाँ, ये सच है। मेरे कहने पर ही गौरव ने ध्वनि को मनसुख पटेल को बेच दिया। अरे ध्वनि बेटा, मामा आप? तुम लोग अहमदाबाद घूम कर आ गए? हाँ। एक काम करो, जल्दी जल्दी बाइक पे बैठ जाओ, हम घर पे जाके सबको सरप्राइज देते हैं। हाँ, ठीक। मोबाइल वहीं पे रख दो। ठीक है। आजा। फिर मैं ध्वनि को चुपके से वहां से लेकर चला गया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बीते हुए कल की बुरी परछाई मेरे आने वाले बच्चे पर पड़े। मैंने सोचा हमेशा हमेशा के लिए अपने पास से अपना इक्वेशन तोड़ दूं। बस तोड़ दिया। नतीजा क्या निकला? तुम्हारा बच्चा अभी जेल में पैदा होगा। पति का प्यार छूट गया,
और एक बच्ची की मौत हो गई। ये सुनकर भी रूह कांप उठती है कि एक मां ने अपनी बेटी को बेच दिया, लेकिन ये अपराध करते वक्त सोनल के हाथ कांपे नहीं। जाते जाते हम बस इतना ही कहेंगे कि कुप्रथाओं को परंपरा समझकर उन्हें चलते रहने देना समाज के साथ नाइंसाफी है और इनसे मुक्ति समाज और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है। सर, हाँ बोल। कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। कैसा कंप्लेंट? मर्डर। किसका मर्डर हुआ है? हुआ नहीं सर, होने वाला है। किसका मर्डर होने वाला है? मेरा। वो कौन मारने वाला है? वो ढूंढना आपका काम है ना सर। तुम सच बोल रहे हो? यही मेरी नियति है। नियति, इस एक शब्द के इर्द गिर्द इंसानी जीवन का ताना बाना बना हुआ है। नमस्कार, आदाब, मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस चौंका देने वाली ट्विस्ट और टर्न से भरपूर कहानी में आप नियति का वो खेल देखेंगे जो वाकई में हम इंसानों के वश में नहीं। रीमा, चलो जाओ अपने कमरे में। जी भैया। ये आयुष की हरकतें खानदान की नाक कटवा देगी। किसका खानदान? मेरा या आपका? रीमा, बर्फ लाओगी? सॉरी अंकल, वो बर्फ रखना भूल गई थी। कोई बात नहीं बेटा, गलती किससे नहीं होती। हाँ? जाओ आराम। तुझे तो बुखार है, चल दवाई देता हूं, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। हाँ? चल 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 चल। मम्मी, मोहित बहुत बुरा है। मैंने उस पर कितना भरोसा किया था। उसके कहने पर उसके साथ घर छोड़ के भाग गई, उससे शादी की। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मम्मी। काश मैंने आपकी बात मान ली होती। अब मैं उसके पास कभी वापस नहीं जाऊंगी। मम्मी, ये क्या है नन्नी? हमारा थोड़ा झगड़ा क्या हो गया, तुम घर छोड़कर चली आई। चलो कोई बात नहीं, घर चलो। नहीं, मैं कह रहा हूं ना घर चलो। नहीं आऊंगी मैं कह रहा हूं। हाथ पर लगा मेरी बहन को, वो मेरी पत्नी है, समझा तू? चल चल निकल अब। अरे एक मिनट, अब मैं दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। किसी को नहीं छोड़ूंगा। जा, मत छोड़ना, जा निकल। अब मैं बताता हूं, रुक। आयुष भैया, सुनिए, पेशेंट को 3 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, बीपी और शुगर मॉनिटर करते रहना है। सर ओके? पापा, आपने मेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक क्यों की? पैसे खर्च करने की एक लिमिट होती है।
लेकिन आपकी दी हुई लिमिट में ही तो कर रहा हूं ना पापा। 1 महीने का खर्च 1 हफ्ते में कर रहे हो, लेकिन किसी इंसान के नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। आप अपनी मनमानी कब तक करते रहेंगे पापा? जब तक जिंदा हो तब तक। सर वो प्रदीप जी अपना अकाउंटेंट। क्या हुआ उनको? सर जल्दी चलिए सर। सुन, चला बैठते हैं। चल। आवाज बंदा कहीं कुछ आवाज हुई है। अरे कोई आवाज नहीं है, तुझे चढ़ गई है। चुपचाप दारू का मजा ले। अरे इतनी भी नहीं चढ़ी है। हो गया, मैं देख के आता हूँ। सर ये तो डॉक्टर सुजीत है, हमारे प्रदेश के बहुत बड़े सर्जन हैं। इंदौर में खुद का हॉस्पिटल भी है सर। उनके परिवार में कोई? सर मैं राकेश, सर मैंने ही आपको फोन किया था। सर अंदर। मध्य प्रदेश के जाने माने डॉक्टर सुजीत उनकी पत्नी मालिनी और उनकी बेटी नंदिनी की बर्बरता से की गई हत्या से सभी घबरा गए थे। सवाल यह था कि एक डॉक्टर और उसके परिवार वालों की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि इतने वहशियाना तरीके से उन सब की जान ले ली गई। आखिर क्या था इस भयंकर हत्याकांड का राज और किसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था और क्यों? घर में कौन कौन है? सर मैं रहता हूँ और सुजीत अंकल का बेटा आयुष। कहाँ पे वो? सर वो कहीं बाहर गया हुआ है, मैंने फोन किया पर लग नहीं रहा है। कोई और नंबर है? उनकी गर्लफ्रेंड संचिता का। राकेश भैया जी, राकेश भैया। संचिता आयुष है? आयुष तो नहीं है। हाँ 1 मिनट। हाँ नाम लो, शैतान हाजिर। राकेश भैया का फोन है, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है, बात करो। राकेश कहाँ है यार तू? जल्दी आ, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है, पुलिस भी आई हुई है। क्या? आयुष, थैंक यू सो मच यार हेल्प करने के लिए। अरे यार ये सब बातें बाद में करना, आयुष के घर पे पुलिस आई है। चल यार जल्दी। क्या पुलिस? हाँ डॉक्टर सुजीत की देर चाबी मिली है। कौन कौन काम करते हैं इस घर में? साहब मैं वॉचमैन ही करता हूँ और माला यहाँ काम करती है जो दिन में चली जाती है। घर में इतनी बड़ी वारदात हो गई, कहाँ पे थे तुम? अब मैं इनके पास था। इनके साथ कहाँ पे थे? बगल वाले बंगले में। तुम्हारे साथ था? हाँ साहब, ये मेरे साथ ही था। क्या कर रहा था वहां पे? ऐसे दारू पी रहा था? नहीं। बाहर का मेन गेट तो खुला हुआ था क्योंकि तुम बगल वाले बंगले में दारू पी रहे थे, लेकिन अंदर का जो ये दरवाजा है घर का, ये बंद था या खुला था? बंद था साहब। पक्का? चाबी किसके पास रहती है? राकेश भैया के पास और मालिक डॉक्टर सुजीत के पास और आयुष भैया के पास। लेकिन सर डॉक्टर सुजीत की चाबी तो उनके जेब में से ही मिली। और किस किस के पास रहती है चाबी? मालकिन तो घर पर ही रहती है और नंदिनी दीदी की शादी हो गई इसलिए चाबी उनके पास नहीं रहती। झूठ नहीं? नहीं साहब झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ है।
घर में घुसने का रास्ता एक ही है। तो महेंद्र, एक काम करो, तुम आसपास पता करो, देखो कोई एटीएम है या कोई दुकान है, कोई सीसीटीवी हो तो उसका फुटेज निकालो, मुझे चेक करनी, वेरी इंपॉर्टेंट। समथिंग इज नॉट राइट। पापा, आयुष, हाँ नंदनी, राकेश, रीमा का है, देख तो नहीं वो। मैं भोपाल कल हॉस्टल से लौटा था। ऊपर तिजोरी खाली पड़ी है। आयुष, आई एम सॉरी, तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। क्या था इस तिजोरी में? सर, हमारे पुश्तैनी गहने और यही कुछ घर खर्च के पैसे। कितने? 5-10 हजार रुपए। पापा उससे ज्यादा रखते भी नहीं थे। इन गहनों के कोई फोटोग्राफ्स हैं? नहीं सर, ये गहने तो माने बहुत साल पहले ही पहनना छोड़ दिया था। हाँ ठीक है, लेकिन कोई पुराना फोटोग्राफ जब आपके माँ ने गहने पहने हुए हो, मतलब जैसे शादी के फोटोग्राफ्स होते हैं। हाँ, एल्बम में शायद मिल जाए। गुड गुड। फैमिली मेंबर्स की सीडीआई रिपोर्ट निकालो, हो सकता है कोई सुराग मिले। और एक टीम को डॉक्टर सुजीत के अस्पताल भेजो, पता करो किसी इलाज में कोई प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं। आजकल ऐसे केसेस बहुत हो रहे हैं जहाँ पे अगर कुछ हो जाता है तो पेशेंट्स डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराते हैं और हंगामा करते हैं। ओके, लेट्स गो ऑन, कम ऑन सर। हेलो, एक शॉप का एड्रेस भेज रहा हूँ। आज शाम 7 बजे से लेकर के अभी तक की उसकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। राकेश भैया, आपका फोन बज रहा है। राकेश जी, मैं भोपाल के गर्ल्स हॉस्टल से बोल रही हूँ। जी। हमने आज अटेंडेंस ली तो पता चला कि रीमा हॉस्टल में नहीं है, और लड़कियों से पूछताछ की तो पता चला कि वो तो कल रात से ही गायब है। ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ है वो? आप लोग सो रहे थे क्या? उसके मोबाइल पे फोन करो। उसका मोबाइल उसके पिलो के नीचे से मिला है। मैंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। अगर रीमा को कुछ हुआ ना तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जयंत, जयंत सर, मैंने वॉचमैन और पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि नंदिनी ने घर से भाग के मोहित से शादी की थी। अच्छा? ये सर, दोनों के बीच इन दिनों काफी झगड़े चल रहे थे। जब नंदिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो मायके वापस चली गई थी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी बन रही है सर। डॉक्टर का कहना है कि जिस तरीके के घाव के निशान हैं वो किसी नौसिखिए का काम हो सकता है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल किलर इस तरीके से वार नहीं करता। एक बात और सर, किसी भी डेड बॉडी पर उनके खुद के फिंगरप्रिंट्स के अलावा कोई और फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है। मेरा शक सही निकला। ये महज मर्डर या डकैती का मामला नहीं है, ये एक दिखावा है, मामला कुछ और। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, एक इंफॉर्मेशन देनी है। 1 मिनट, बोलो। सर, राकेश की बहन रीमा अपने गर्ल्स हॉस्टल से गायब है। राकेश से बात की? सर, कोशिश की मैंने, और वो खुद परेशान है, किसी से बात नहीं कर रहा। ठीक है, हम आते हैं। चलो लेट्स गो बॉयज। सर अच्छा हुआ आप आ गए सर। सर मेरी बहन खो गई है भोपाल गर्ल हॉस्टल से। क्या नाम है तुम्हारी बहन का? रीमा। एक काम करो,
रीमा का फोटो ले लो और तमाम पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करो और भोपाल पुलिस से भी कांटेक्ट करो और खबरियों से बात कर लो। हाँ, जैन सर। जैन बेटा। आप पुलिस इंस्पेक्टर हो ना? सो तो हूँ। ये चिट्ठी है। चिट्ठी किसने दी? नमस्ते साहब। मेरा नाम माला है। अच्छा। मैं यहाँ काम करती हूँ। सर जब कल सुबह मैं काम के लिए आई तो मैंने देखा कि मम्मी शायद मैं शादी के लिए रेडी ही नहीं थी। प्यार करते वक्त ऐसा लगा जैसे मोहित इस दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है। उसके साथ शादी करके मैं हमेशा खुश रहूंगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। फिर क्या पिछले 1.5 साल से तुम लोग सिर्फ लड़ते रहे? नहीं मम्मी, ज्यादातर वक्त तो हम खुश ही थे, लेकिन अभी अभी बहुत झगड़े होने लगे हैं। तो फिर उन पलों के खातिर अपने रिश्ते को और एक मौका दो, देखना खुशियां फिर लौटेगी। साहब माँ के कहने पर नंदिनी दीदी तो कल सुबह ही अपने पति के घर चली गई थी। जी साहब। एक्सक्यूज मी, आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? आइए बैठी। कितना? 50। सर आप यहाँ? हमें तुमसे कुछ बात करनी है मोहित। हाँ हाँ अंदर आइए ना। आइए सर। सर वो कल रात को मैं अकेला था। अब आइए ना, बैठिए ना सर। वैसे भी सर मैं आपके पास कल रात को आने ही वाला था। तुम्हारा शर्ट रह गया। तुम नंदिनी से आखिरी बार कब और कहां मिले थे? सर मुझसे एक गलती हुई है। कल नन्नी यहां आई थी। नंदिनी तुम यहाँ? क्यों? मेरा घर है, मेरा पति है, आऊंगी नहीं क्या? अरे आ सकती हूँ, पर मैं क्या कह रहा था कि आओ ना बैठकर बात करते। पहले तुम ये बताओ कि तुम बिना शर्ट के क्यों घूम रहे हो? कितनी ठंड बढ़ गई है तुम्हें पता है? बीमार पड़ना है क्या? अच्छा चलो मैं सामान रख के आती हूँ। अरे तुम थक गई होगी, आओ बैठते। तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो मोहित? और मुझे अपनी बेडरूम में जाने से क्यों रोक रहे हो? मैं सामान रख के आ रही हूँ ना। नंदी मेरी बात सुनो। नंदी नंदी मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगे। सर अगर मैंने वो गलती नहीं की होती तो आज मेरी नंदी जिंदा होती। सर ये कल कितने बजे हुआ? कुछ दोपहर के 2-2:30 बजे हुए। नंदिनी का मर्डर लगभग 9 बजे के करीब हुआ, राइट? 2 बजे और 9 बजे के बीच में तुम्हें टाइम नहीं मिला नंदिनी को कांटेक्ट करने का? सर मैंने उसे काफी फोन की और उसने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया, और उसके बाद मुझे तुरंत नंदी की मौत की खबर मिली। सर आप ठीक तो है ना? हाँ। सर डॉक्टर सुजीत के घर से कुछ दूरी पे लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाओ। इससे कुछ पता नहीं चल रहा है। ये तो ऑटो रिक्शा में लोग आते जाते देख रहे हैं बस। इस केस के तमाम पहलू अनक्लियर हैं। एक काम करते हैं, केस की एक एक कड़ी को जोड़ते हैं। अब तक हमें क्या पता? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये मर्डर किसी अनप्रोफेशनल यानी एमेचर ने किया है। मर्डर के दिन घर का वॉचमैन बगल वाले बंगले के वॉचमैन के साथ दारू पी रहा था। घर का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन
जबरदस्ती घुसने की कोई निशानी नहीं, तिजोरी खुली पड़ी थी, गहने गायब। किसी ने इसे डकैती और मर्डर का रूप देने की कोशिश की, लेकिन तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यही कहती हैं कि ये गलत है। अच्छा, डॉक्टर और उसके फैमिली की किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी थी? नहीं सर। हॉस्पिटल में किसी के साथ कभी कोई लड़ाई हुई हो? सर हमने हॉस्पिटल में जाके पूछताछ की तो डॉक्टर सुजीत सर को लोग भगवान की तरह पूछते थे और सर से कभी कोई गलती नहीं हुई, ना ही डायग्नोसिस में और ना ही ऑपरेशन में। 100% रिकॉर्ड था उनका। डॉक्टर सुजीत अपने स्टाफ को बहुत मानते थे, इनफैक्ट अपनी फैमिली की तरह मानते थे। सर हॉस्पिटल के सारे स्टाफ तो डॉक्टर सुजीत की बहुत तारीफ कर रहे थे। सर सीडीआर रिपोर्ट आ गई सर। रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त मोहित अपने घर पर था और आयुष का मोबाइल स्विच ऑफ था सर, और राकेश ठीक उसी वक्त घर पर आया था। टाइम में सर थोड़ा आगे पीछे है। आयुष का मोबाइल स्विच ऑफ होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक काम करो, राकेश और आयुष पे नजर रखो। उनकी बहन रीमा का कुछ पता चला? सर अभी तक तो नहीं। आप ये कहाँ ले जा रहे हैं? उस रास्ते पे गड्ढे और ट्रैफिक बहुत है, यहाँ से शॉर्टकट है, जल्दी पहुंचेंगे आप। जल्दी थोड़ा आराम करते हैं, फिर चले जाएंगे। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं पांडे, पलाशिया पुलिस स्टेशन। जी। डॉक्टर सुजीत मर्डर केस के बारे में हमारे पास जानकारी थी। अच्छा। व्हाट? आयुष ने अपने मर्डर की एनसी लिखवाई है? कंप्लेंट रजिस्टर करनी। कैसा कंप्लेंट? मर्डर। और किसका मर्डर होने वाला है? मेरा। आयुष। जी सर। तुमने पलासिया थाने में एनसी करवाई थी, तो तुम्हारी जान को खतरा है। किससे खतरा है तुम्हें? मतलब तुम्हें डॉक्टर सुजीत से खतरा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर सुजीत तुम्हें मार डाले, इस डर से तुमने उन्हें पहले मार दिया? नहीं सर, उनकी नियति उन्हें ले डूबी सर। लेकिन क्यों? डॉक्टर सुजीत तो तुम्हारे पापा थे, वो भला तुम्हें क्यों मारेंगे? ये मैं आपको नहीं बता सकता सर। कोई बात नहीं, हमें तो पता चल ही जाएगा। सारे राज खुल जाएंगे। मौत का राज, कहने की चोरी, सारे मुखौटे खुल जाएंगे, सच्चाई अपने आप बाहर आ जाएगी। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूं। लेकिन जब सच्चाई हमारे हाथों लगेगी तब तुम्हारा क्या होगा? पछताओगे ना? पछताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है सर। आप लोगों को बताने से कोई फायदा नहीं। आयुष कुछ छुपा रहा है। कुछ तो है इनकी फैमिली में जिसके कारण आयुष ने अपने मर्डर की एनसी लिखवाई है। सारी बातें बता नहीं रहा है, बट आई नीड ऑल द इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, एज सून एज पॉसिबल पता करो। राकेश भैया, राकेश भैया, राकेश भैया। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी वजह से घर में सब लोग कितना टेंशन में थे। सब ठीक तो है ना? आयुष, ये देखो। रीमा, बेटे तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन बिना बताए इस तरह से हॉस्टल से तुमको नहीं भागना चाहिए था। टीवी पर खबर देखी तो पता चला कि अपने घर में 3 मर्डर हुए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बहुत घबरा गई थी। हॉस्टल वालों को पूछती तो जब तक राकेश भैया लेने नहीं आते तब तक वो मुझे नहीं निकलने देते, इसलिए मैं किसी को बिना बताए जा रही हूं। बेटे तो सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हैं, विल टेक केयर ऑफ यू। ठीक है, डरो मत। बेटे तुम्हारे भैया कहाँ पे? तू सुजीत अपने आपको डॉक्टर कहलाता था? साले की इतनी सेवा की, क्या दिया उसने मुझे? हाँ, और आश्रित बना के एहसान जताता रहा और अपने इशारों पे नचाता रहा। ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। अबे उसने तुझे और तेरी बहन को
पाल पोस के इतना बड़ा किया है, आज ही उनका दाह संस्कार हुआ है, तो उन्हीं के पैसों के पी के उन्हीं को गाली दे रहा है। अच्छा वो मर गया साला, और तू अपना मुंह बंद रखा कर। तेरे को पैसे चाहिए ना, ये ले, ये भी ले, खुश। अब दोबारा कभी मुझे रोकना नहीं और टोकना नहीं, समझा? अब वैसे भी बहुत जल्द मैं इसी बार में विदेशी पीऊंगा। तू जानता नहीं है, मेरी किस्मत आधी खुल चुकी है और आधी खुलने वाली है। नशा उतरा? चला बता, बाहर में बैठ के डॉक्टर सुजीत को गालियां क्यों दे रहा था? और तेरे पास 2-2 हजार के नोट कहां से आए रे? सर सुजीत बहुत खराब आदमी था, गंदा था वो। मेरी बहन रीमा को दवा के नाम पे नींद की गोलियां देता था। चल दवाई देता हूं, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। हाँ चल 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 चल। और देर रात उसके कमरे में जाकर उसको इधर उधर हाथ लगाता था। सुजीत! तुम अपनी बहन को कहीं और रखो, किसी गर्ल्स हॉस्टल में। और हाँ, सुजीत की हरकतों के बारे में उसे मत बताना, वरना उसका इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। सर सुजीत की हरकत देखकर किसी भी भाई को गाली देने का मन करता, मेरा भी किया। और पैसे? रीमा की हॉस्टल फीस के लिए मालिनी आंटी ने पैसे दिए थे, और अब रीमा ही हॉस्टल से वापस आ गई थी, तो मैंने वो पैसे दारू में खर्च कर दिए। चरित्र, किसी भी गुनाह के पीछे सबसे ज्यादा अहम होता है उसमें शामिल लोगों का चरित्र। और डॉक्टर सुजीत के चरित्र पर हुए पर्दाफाश ने तो जैसे पुलिस को भी सख्ते में ला दिया था। एक एक करके इस केस में शामिल सभी लोगों के असली रंग पुलिस के सामने आ रहे थे। सब ने अपने चेहरे पर कोई ना कोई मुखौटा लगाया हुआ था। कौन सा चेहरा असली था और कौन सा नकली, ये पता लगाना पुलिस के लिए वाकई चुनौतीपूर्ण था। हर किसी के अपने अपने मकसद थे, कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ, इसका पता लगाकर असली मुजरिमों तक पहुंचने का पुलिस का प्रयास जारी था। सर लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं। सर, डॉक्टर सुजीत के हॉस्पिटल से उनके अकाउंटेंट का फोन आया था, वो आपसे कुछ अर्जेंट बात करना चाहते हैं सर। सर, उस दिन मैंने डॉक्टर सुजीत सर को 15.5 लाख कैश बैंक में डिपॉजिट करने के लिए दिए थे। क्या हुआ प्रदीप? हाँ? अरे तुम्हें तो पसीना आ रहा है। 1 महीने पहले तुम्हारी एंजियोप्लास्टी हुई है, तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो? जरूर तुम्हारा बीपी बढ़ गया होगा। सिस्टर, मैं एडमिशन करने की तैयारी करो, और जो दवाई लिख के दूंगा वो इन्हें देना है। 3 दिन तक कोई काम नहीं करनी है। सर, पहले मैं बैंक में कैश डिपॉजिट करके आऊं, बहुत बड़ी अमाउंट है सर, 15.5 लाख। फिर आके मैं एडमिट हो जाऊंगा। बैंक में कैश ही डिपॉजिट करनी है ना, तो मैं कर दूंगा घर जाते वक्त। चलो तुम चलो मेरे साथ। मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, इसलिए किसी ने मुझे बताया नहीं कि सुजीत सर और उनकी फैमिली का मर्डर हो गया है। लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने सबसे पहले बैंक अकाउंट चेक करवाया, लेकिन बैंक के स्टेटमेंट के मुताबिक उसमें वो 15.5 लाख नहीं है। हाँ सर, डॉक्टर सुजीत आए थे कैश डिपॉजिट कराने के लिए, पर सर ट्रांजैक्शन का वक्त खत्म हो गया था तो हम उनका कैश डिपॉजिट नहीं कर पाए। कितना कैश डिपॉजिट करने आए थे वो? सर उन्होंने कुछ बताया नहीं कितना कैश था। कोई था उनके साथ या अकेले आए? सर वो अकेले ही आए थे, कोई भी साथ में नहीं था। जिस दिन डॉक्टर सुजीत की हत्या हुई थी उस दिन वो 15.5 लाख रुपए लेकर घर आए थे। कहाँ है वो पैसे? 15.5 लाख? सर पापा इतने पैसे घर में कभी रखते ही नहीं थे। मैंने पूछा कहाँ है वो 15.5 लाख रुपए? सर मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुमसे कोई गलती हुई हो तो हमें बता दो, डरने की बात नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ। लेकिन सर आप कौन से 15.5 लाख की बात कर रहे हैं? मुझे पता ही नहीं। मैं वही 15.5 लाख की बात कर रहा हूँ जो डॉक्टर सुजीत अस्पताल से निकालकर बैंक में डिपॉजिट करने गए थे और उसके बाद उसे घर लेके आए थे।
सर, एक ज्वेलर आया है, चोरी हुई गहने की जो फोटोज हमने भेजी थी उसके बारे में कुछ कहना चाहता है। बुलाओ उसे। सर, अभी एक आदमी दुकान पर आया था। आपने जैसी पिक्चर भेजी थी वैसे ही पुराने गहने बेचने आया था जी। मैंने कहा कि पैसों की व्यवस्था करने के लिए थोड़ा समय दे दो। वेरी गुड। अब एक काम कीजिए, उससे कहिए कि आपको वो दुकान के पीछे मिले। जी। उसे कहना कि दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरा है, हाँ? और बिना कागजात की खरीदारी करेगा तो फंस जाएगा। जिस ज्वेलरी शॉप की तलाश में पुलिस लगी हुई थी, आखिरकार पुलिस को वो लीड मिल ही गई, जिससे वो ज्वेलरी भी मिली और वो चोर भी। तूने गहने और उसके साथ कैश भी चुराया, और सिर्फ चुराया नहीं, तूने इस घर के 3 मेंबर को मार डाला जिन्होंने तुझे और तेरी बहन को आसरा दिया था। सर, मैंने सिर्फ गहने चुराए हैं, ना मैंने मर्डर किया है और ना ही मैंने पैसे चुराए। सर, वहां पे पैसे थे ही नहीं। सर, मैं रीमा को भोपाल गर्ल हॉस्टल जब छोड़कर वापस आया, फिर मैं सुजीत अंकल के कमरे में गया। साहब, मैंने मर्डर नहीं किया साहब, मैंने मर्डर नहीं किया। इसकी पूछताछ जारी रखो अलग तरीके से। राकेश के सामान की छानबीन करो, उसकी बहन रीमा का भी। राकेश का कहां आना जाना है, किसके साथ उठना बैठना है, कहां मिलना जुलना है, हर चीज पता करो। कहीं ना कहीं कैश छिपाया होगा उसने। मोहित के घर भी छान मारो, संजीता के घर भी सर्च करो। ये 15.5 लाख कैश में मिलनी चाहिए। इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो 15.5 लाख रुपए। सीडीआर रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर के दिन डॉक्टर सुजीत की मूवमेंट क्या थी? सर, डॉक्टर सुजीत पहले अपने हॉस्पिटल से निकल के बैंक गए और फिर बैंक से अपने घर पर पहुंचे, और घर पे गहने रखे थे। इसकी खबर राकेश को थी, आयुष को थी। राकेश ने गहने चुराए, लेकिन ये कैश, ये 15.5 लाख कैश ना हमें राकेश के पास मिले, ना आयुष के पास, और ना ही मौका वारदात पे आए मोहित के पास। एक काम करो महेंद्र, अस्पताल और बैंक के सीसीटीवी फुटेज निकालो, मुझे चेक करना है। सर, आपका शक सही निकला। डॉक्टर सुजीत की फैमिली में वाकई बहुत राज छुपे हैं। एक्चुअली इनकी फैमिली का एक राज है सर। कैसा राज? आयुष सुजीत का अपना बेटा नहीं है, वो मालिनी की नाजायज औलाद है। सुजीत मालिनी के पिता के हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर था। मालिनी अपने प्रेमी से प्रेग्नेंट हो गई, प्रेमी भाग गया। इज्जत बचाने के लिए मालिनी के पिता ने मालिनी की शादी सुजीत से कर दी। सुजीत ने भी प्रॉपर्टी के लालच में मालिनी से शादी कर ली। सुजीत मालिनी को खुश रखने की कोशिश करता था, पर वो सब दिखावा था। वो तो मालिनी के पैसे लेकर अय्याशी में उड़ा दिया करता था, इसलिए उन्होंने विल बनाने की बात की। मैंने ही विल बनाई थी। विल के अनुसार 25 साल पूरा होते ही आयुष पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। कुछ समय के बाद मेरे पिता के दोस्त इस दुनिया को छोड़ गए। सुजीत को विल का पता चला और तब से उसकी आंखों में आयुष और मालिनी खटकने लग गए। मुझे पता था सर कि आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि मेरे बाप ने मेरी मां को इतना टॉर्चर किया था कि मेरी मां एक अलग ही जोन में चली गई। पूरी दौलत हथियाने में सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ और सिर्फ मैं ही था। कहानी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इससे तुम बेगुनाह साबित नहीं हो जाते, बल्कि और बड़े सस्पेक्ट बन जाते हो। तुमने डॉक्टर सुजीत को मार डाला, मालिनी और नंदिनी ने वो देख लिया, यानी कि वे विटनेस बन गए। मजबूरन तुमने उन विटनेसेस को खत्म कर डाला। एक भरे पूरे परिवार की हत्या, 15 लाख रुपए की चोरी, रीमा की इज्जत पर की गई घिनौनी कोशिश,
ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस एक साथ कई केसेस सॉल्व कर रही थी। इन सब की कड़ी एक दूसरे से बड़े ही पेचीदा तरीके से जुड़ी हुई थी। पर अब सवाल यह था कि क्या पुलिस इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? जय हिंद जय हिंद बेटा, जय हिंद। पढ़ाओगे क्या बनेगा? आपकी तरह पुलिस वाला। मेरी तरह पुलिस वाला बनेगा? सारे बटन तो तूने उल्टे सीधे लगा रखे हैं। कपड़े सलीके से पहनना पड़ता है पुलिस वाला बनने के लिए। मम्मी काम पे गई थी इसलिए मैंने खुद ही पहन लिया। ये तेरा बटन बाकी बटन से मैच नहीं कर रहा है। वो मम्मी ने लगाया है। कहां से मिला आपको ये बटन? इस केस में सस्पेक्ट इतने बढ़ गए थे कि ये केस कॉम्प्लेक्स हो चुका था और पुलिस को इसका कोई सिरा नहीं मिल रहा था। अपराधी इतना शातिर था कि वो पुलिस की आंखों के सामने रहकर भी दूर था। तुम्हारा शर्ट रह गया? साहब यही बंगले के कंपाउंड वॉल में ये कपड़े का टुकड़ा फंसा था, तो ये बटन मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैं ले आई। वो कपड़े का टुकड़ा कहाँ है? मैंने तो बटन निकालकर यहीं फेंक दिया था। तो ये ढूंढ के लाइए। ये रहा साहब। अब जा सकते। सर ये शर्ट का टुकड़ा मेरा नहीं है। फॉरेंसिक के रिपोर्ट से साबित हो जाएगा ये टुकड़ा तेरे शर्ट का ही है। बोल डाल, सच बोल। सर मैंने सोचा कि मायके जाकर उसके साथ एक बार बात करता हूँ, उसे फिर से घर लाता हूँ। देखो देखो साहब को क्या हुआ, ऊपर देख रहे। बोल सच है कि नहीं? सर ये सच नहीं है सर। 15.5 लाख कहाँ पे है बोल? सर इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। बंदर सर अपने स्टाइल में इंट्रोगेशन जारी रखो जब तक ये सच नहीं उगल लेता। सर मेरी बात सर बैंक और हॉस्पिटल दोनों जगह की सीसीटीवी फुटेज आ गए सर। सर ये बैंक का फुटेज है। क्या कर रहा है? इसे उठा के लाओ और इसका सीडीआर रिपोर्ट निकालो, बोलो अर्जेंट है। सर मुझे यहाँ क्यों लाया? मैंने क्या किया? तूने क्या किया? तूने पैसे चुराए। कौन से पैसे? 15.5 लाख रुपए जो तूने डॉक्टर सुजीत से चुराए। कहाँ पे है वो पैसे? सर मुझे नहीं पता। नहीं चुराए? हाँ? तू जानता था डॉक्टर सुजीत 15.5 लाख रुपए कैश लेकर बैंक गए, पता था कि नहीं? नहीं सर। मंदिर इसे क्लिप दिखाओ जरा। क्या कर रहा था तू उस दिन डॉक्टर सुजीत के घर पे? सर मैं वहां गया ही नहीं। हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं, समझा? टाइम, लोकेशन, सब कुछ। तेरा मोबाइल खुद चल के तो नहीं गया था उसके घर? बता दे, देख बता दे। मत मारिए, बताता हूँ। प्लीज सर मत मारिए सर, सब बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। सर मुझे दारू, ड्रग्स और लड़कियों पे पैसे उड़ाने की लत लग गई थी सर। मुझ पे बहुत सारा लोन चढ़ गया था और जिन लोगों से लोन लिया था वो जान के दुश्मन बन गए थे। आए दिन जान से मारने की धमकी देते थे। सर मैं बहुत परेशान हो गया था, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक सुजीत अंकल के पास इतना सारा कैश देख के लगा कि अगर ये पैसे मुझे मिल जाए तो अपनी जान बच सकती। मैंने उसको कई बार देखा था, वो अपने घर की चाबी अपनी कार की चाबी के साथ एक ही की चेन में रखता है सर। मैंने प्लान बनाया, मैं किसी तरह आयुष की कार ले गया, सुनसान जगह सर कार पार्क की और मैंने एक चाकू खरीदा। मंकी कैप पहन के मैं सुजीत अंकल के घर में घुसा सर, चाबी से दरवाजा खोला और धीमे पांव रूम में रखे। सर जैसे ही मैं लॉकर के पास पहुंचा, इत्तेफाक से सुजीत अंकल भी वहीं थे। तू ये काम कब से करने लगा? उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया सर। अब अगर उन्हें नहीं मारता मैं तो वो सबको मेरा नाम बता देते।
जीवन के बुनियादी रिश्तों को दांव पर लगाने वाले इस उलझे हुए केस को पुलिस ने अपनी मेहनत और सूझबूझ से सुलझा दिया। असली अपराधी को सबूतों के साथ अदालत में पेश किया और उन्हें कानून से सख्त सजा दिलवाई। इन सब का नतीजा देखकर तो एक ही बात मन में आती है कि काश इन लोगों ने थोड़ी सतर्कता दिखाई होती। काश डॉक्टर सुजीत और आयुष ने अभिषेक के पैसों के लालच को समझा होता। काश नंदिनी लव मैरिज को सुलझे हुए ढंग से हैंडल करती। काश रीमा सुजीत के मन में छिपे हुए पाप को जान पाती। काश आयुष अपनी मां को अत्याचारी बाप से अलग करता। ये लोग तो सतर्क नहीं रहे, लेकिन आप और हम सतर्क रहकर आने वाले खतरे से अवश्य बच सकते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।